एपिसोड 56। अर्जुन नायक ने सिरोना पर्वत की दिशा में देखते हुए कहा, हमारे नायक कुल का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा यशवीर नहीं बल्कि रेयांश है। हमारा सिरोना पर्वत जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि रेयांश के दुश्मनों को रोकें और उसे भागने दें, फिर वह यशवीर और बाकियों से मिल जाए। अगर रेयांश है तो 5 साल में राजवंशी कुल को हमारे नायक कुल का बदला झेलना पड़ेगा। रेयांश का नाम सुनकर यशवंत नायक ने भी असहाय होकर आह भरी और कहा, मैं मानता हूं कि तुम सही कह रहे हो। वह सच में असाधारण प्रतिभा का धनी है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है, नहीं तो हमारा नायक कुल नहीं हारता। यशवंत नायक की आह भरते समय अर्जुन नायक पहले ही यशवीर नायक, लावण्या नायक और आराधना नायक को बुला चुके थे। वे उन्हें कुलई नगर से भागने की विस्तृत योजना बताने की तैयारी कर रहे थे। अपने धीरे धीरे परिपक्व होते बेटे को देखते हुए अर्जुन नायक की आंखों में आंसू की चमक दिखी। उन्होंने यशवीर नायक के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज थोड़ी भर्राई हुई थी। यशवीर, पलक झपकते ही तुम 22 साल के हो गए। अब जिम्मेदारी उठाने का समय आ गया है। सुनो, तुम्हारे पिता अभी तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाले हैं। यशवीर नायक और तीनों युवा पीढ़ी के लोग एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन नायक का क्या मतलब था। उनके एक एक युवा जीवंत चेहरों को देखते हुए यशवंत नायक ने अपने होंठ दबाए और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो जानता था कि आगे इन युवाओं को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा होंगी। तुम तीनों को आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी है। अगर कुछ गलत हुआ तो अपना सिर लेकर मेरे सामने मत आना। ये जिम्मेदारी है हमारे नायक कुल के बूढ़ों और कमजोरों को सुरक्षित जगह स्थानांतरित करना। उस 7 रंगों की रोशनी के मार्गदर्शन के साथ रेयांश और नायक कुल के पूर्वज की दिशा बहुत स्पष्ट थी। जल्द ही वे सिरोना पर्वत में घुस गए और गॉड फ्रूट वाली उस घाटी की तरफ बढ़ने लगे। इस समय नायक कुल के पूर्वज और रेयांश को पता नहीं था कि अर्जुन नायक और यशवंत नायक पहले ही बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था कर चुके थे। लेकिन अगर नायक कुल के पूर्वज को अर्जुन नायक और यशवंत नायक के कदमों के बारे में पता होता तो निश्चित रूप से उनका दिल खुशी से भर जाता। रेयांश की ताकत को वे सच में मानते थे, लेकिन पुरानी पीढ़ी की तुलना में वो बहुत छोटा था। उसे विकास की जरूरत थी, ना कि पुरानी पीढ़ी की इस खूनी लड़ाई में भाग लेने की। इस तरह की खतरनाक लड़ाई बूढ़े लोगों को लड़नी चाहिए और रेयांश को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करके एक महान योद्धा बनना चाहिए। उस समय राजवंशी कुल उसके सामने बिना लड़े ही नष्ट हो जाएगा, ना कि यहां जवानी में ही मर जाए। लेकिन इस समय रेयांश का खून उबल रहा था। नायक कुल के पूर्वज को पता था कि वे उसे पूरी तरह रोक नहीं सकते। असहाय होकर उन्होंने कहा, रेयांश, थोड़ी देर बाद स्थिति देखकर ही कदम उठाना। जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी ना सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी बल्कि तुम्हारी मां को भी। रेयांश ने सिर हिलाया और कहा, नाना जी, आप निश्चिंत रहें, मुझे अपनी सीमाएं पता हैं। ये कहते समय वो पहले ही शांत हो चुका था। रेयांश की आवाज में ठंडापन सुनकर नायक कुल के पूर्वज ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें यह नहीं सुनाई दिया कि इस समय रेयांश के दिल में कितनी बर्फीली ठंडक थी। इस जिद्दी और शक्तिशाली पोते को देखते हुए नायक कुल के पूर्वज की भावनाएं उमड़ पड़ी। साथ ही उन्हें बहुत प्रशंसा भी महसूस हुई। उन्होंने अपने मन में तय कर लिया कि अगर सच में कोई जाल होगा तो वे अपनी जान देकर भी रेयांश को जिंदा रखेंगे। जल्द ही दोनों उस घाटी के बाहर पहुंच गए। रेयांश ने एक नजर में ही घाटी के गहरे हिस्से में उस गुफा को देखा, जहां चमकदार 7 रंगों की रोशनी बिखेर रहे गॉड फ्रूट का पेड़ था। लेकिन यह रोशनी ज्यादातर पेड़ की 3 जगहों से निकल रही थी। ये 3 गॉड फ्रूट थे। अभी गॉड फ्रूट पूरी तरह पकने वाला है। जब गॉड फ्रूट पूरी तरह पक जाएगा तो वो पेड़ पूरी तरह सूख जाएगा और गायब हो जाएगा। अभी पेड़ सूखना शुरू हो चुका है, शायद ज्यादा देर नहीं लगेगी पूरी तरह पकने में। इस तरह की स्थिति देखकर साक्षी भी थोड़ी घबरा गई। उसकी आवाज में हल्का कंपन था। सच कहें तो मीरा देवी को राजवंशी कुल के लोगों ने यहां पकड़ लिया था। इससे साक्षी भी बहुत गुस्से में थी। राजवंशी कुल के लोगों ने पहले इतने क्रूर तरीके से नायक कुल को नुकसान पहुंचाया और अब फिर से अगवा करने जैसे नीच तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। साक्षी के दिल में उनके लिए बहुत घृणा थी और अभी उसकी भावनाएं मूल रूप से रेयांश की भावनाओं के साथ जुड़ चुकी थी। रेयांश की आत्मा से निकल रही ठंडक और क्रूरता को वह गहराई से महसूस कर सकती थी। ये दोनों बूढ़े बदमाश, रेयांश को इन्हें अच्छे से सबक सिखाने दो, इन्हें धूल चटाओ। साक्षी अपनी तलवार की जगह में अपनी छोटी मुट्ठियां हिला रही थी। इस घाटी में घुसते ही रेयांश ने एक नजर में ही उस गुफा का पूरा दृश्य देख लिया। इस समय गुफा में मौजूद लोगों ने भी रेयांश और नायक कुल के पूर्वज को आते देखा। तुरंत उनकी नजरें ठंडी हो गईं और सभी खड़े हो गए। रेयांश ने एक नजर घुमाई और हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी दोनों को देखा। बाकी लोग यहां नहीं थे। पता नहीं इन राजवंशी भाइयों ने उन्हें कहां छुपाया था, लेकिन यह और भी अच्छा था। अगर धनंजय राजवंशी और नरेश राजवंशी यहां होते तो सामने वाली तरफ 2 और लोग होते, जिससे स्थिति और मुश्किल हो जाती। लेकिन रेयांश के दिल में एक शंका उठी। राजवंशी कुल के ये दोनों डरपोक क्या रक्त स्वर्ग संप्रदाय के लोगों को मदद के लिए नहीं बुलाने वाले थे? लेकिन अभी स्पष्ट रूप से कोई नहीं था।
इसलिए रेयांश ने अनुमान लगाया कि शायद राजवंशी कुल के लोगों को लगा कि मीरा देवी को अगवा करने के बाद उन्होंने नायक कुल को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इसलिए वे रक्त स्वर्ग संप्रदाय के लोगों को बुलाकर इस गॉड फ्रूट को बांटना नहीं चाहते थे। ये गॉड फ्रूट हर एक बहुत कीमती था। अगर जरूरी नहीं था तो राजवंशी कुल को भी इसे दूसरों को मुफ्त में नहीं देना चाहिए था। गॉड फ्रूट के पेड़ के पीछे रेयांश ने मीरा देवी को देखा। इस समय मीरा देवी बिखरे बालों के साथ गुफा की दीवार से टिकी हुई थी। उसके शरीर पर विशेष सामग्री की लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थी। उसके दोनों हाथ कसकर बंधे थे और उन पर लाल निशान पड़े थे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मीरा देवी की चेतना अभी भी साफ थी। शायद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस समय रेयांश और नायक कुल के पूर्वज को आते देखकर उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। और रेयांश और नायक कुल के पूर्वज को आते देखकर राजवंशी कुल के दोनों भाइयों ने ठंडी हंसी के साथ देखा। नायक कुल के प्रति उनकी नफरत थोड़ी बहुत नहीं थी, खासकर रेयांश के प्रति। इसलिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े वे आज रेयांश को मारना चाहते थे। मीरा देवी को पकड़कर उसे ना मारना भी इसलिए था ताकि आज रेयांश को मारने में उन्हें ज्यादा भरोसा हो। पिछली बार नायक कुल के खिलाफ उस इतनी सावधानी से बनाई गई योजना को भी रेयांश ने बर्बाद कर दिया था। इसलिए इस बार नायक कुल को नष्ट करने के लिए, कुलई नगर पर अकेले राज करने के लिए और पके हुए गॉड फ्रूट को हासिल करने के लिए राजवंशी कुल ने पूरी तैयारी की थी। इस तरह की तैयारी के बाद भी अगर मैं तुम दोनों को नहीं मार सका तो हर्ष राजवंशी ने ये सारे साल व्यर्थ ही जिए। हालांकि गॉड फ्रूट थोड़ा जल्दी पक गया, लेकिन इससे तुम्हें मारने में कोई फर्क नहीं पड़ता। रेयांश और नायक कुल के पूर्वज को ठंडी नजरों से आते देखकर हर्ष राजवंशी ने पीछे की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में कहा, हम दोनों भाई पहले इन दोनों कमीनों से निपटेंगे। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि दूर खड़ी साक्षी को भी सुनाई नहीं दी। फिर हर्ष राजवंशी और अरुण राजवंशी ने एक दूसरे को देखा और रेयांश और नायक कुल के पूर्वज की तरफ चलने लगे। दोहरी तैयारी है और फिर भी तुम्हें नहीं मार पाया तो मैं नहीं मानूंगा। भरत राजवंशी, जतिन राजवंशी, आज तुम्हारे पिता तुम्हारा बदला लेंगे। और विराट राजवंशी और भीष्म राजवंशी, आज तुम्हारे दादाजी तुम्हारा भी बदला लेंगे। वैसे तो इतनी तैयारी की जरूरत नहीं थी, हम दोनों भाई तुम्हें संभालने के लिए काफी थे, लेकिन मेरे दिल की नफरत मुझे जरा सी भी गलती करने की इजाजत नहीं देती। यशांश, मर जाओ। इस वक्त दोपहर का समय हो चुका था और हालांकि अगस्त का महीना पतझड़ का मौसम था, फिर भी धूप काफी तेज थी। कुलई नगर के दक्षिण पूर्व में एक छायादार छोटी सड़क पर एक समूह आगे बढ़ रहा था। उनके साथ कुछ ऊंची लेकिन साधारण बैलगाड़ियां थीं जिनमें सामान लदा हुआ था। इस समूह में ज्यादातर बूढ़े, कमजोर, औरतें और बच्चे थे और हर किसी के चेहरे पर दुख की छाया थी। माँ, हम इस तरह कुलई नगर क्यों छोड़ रहे हैं? मैं नानी के घर नहीं जाना चाहता हूँ। कुछ बच्चे एक साथ शोर मचा रहे थे, लेकिन बड़ों की खींचातानी में उन्हें अनिच्छा से आगे बढ़ना पड़ रहा था। तभी अचानक काफिला रुक गया। काफिले के सबसे आगे दो मध्यम आयु के लोग थे जिनकी आंखों में खून उतर आया था। इस वक्त उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वे कोई और नहीं बल्कि अर्जुन नायक और यशवंत नायक थे। उनके पीछे यशवीर नायक, लवन्या नायक और आराधना नायक तीन लोग खड़े थे। वे अभी अभी कुलई नगर से निकले थे और चूंकि अभी भी राजवंशी कुल के साथ दुश्मनी थी, इसीलिए उन्होंने कोई हंगामा नहीं मचाया था। अर्जुन नायक और यशवंत नायक ने इन तीन युवाओं की तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुम तीनों सुनो, अगर तुमने हमारे नायक कुल की रक्त वंशावली की रक्षा नहीं की तो हम भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त यशवीर तो ठीक था, लेकिन लावण्या नायक और आराधना नायक पहले से ही रोते रोते बेहाल हो चुकी थी। दोनों लड़कियों ने अपने पिता की खून से भरी आंखों को देखा और उनकी बातें याद करके समझ गईं कि वे दोनों अब मरने जा रहे थे। फिर नायक कुल के भविष्य के बारे में सोचकर और अपने कंधों पर आई जिम्मेदारी को महसूस करके उनके दिल में कड़वाहट और दुख भर गया। बचपन से लेकर अब तक नायक कुल में उन्होंने बेफिक्र जीवन बिताया था, लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि आज उन्हें ऐसी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तीन युवाओं को बूढ़ों, कमजोरों, औरतों और बच्चों को लेकर भागना पड़ रहा था और नायक कुल के सभी शक्तिशाली योद्धाओं को दुश्मनों से लड़ना था, यहां तक कि उनके लिए वापस न आने का भी परिणाम था। इस तरह की दुखद जीवन मृत्यु की विदाई को ये दो युवा जो सच्चाई जानते थे कैसे सहन कर सकते थे? हालांकि अर्जुन नायक ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन नायक कुल की औरतों ने राजवंशी कुल के बारे में पहले से ही कुछ सुन रखा था। इस वक्त विभिन्न गंभीर परिणामों के बारे में सोचकर कई औरतें धीरे से सिसकने लगी और जल्द ही बहुत सारी औरतें रोने लगी। क्यों रो रही हो? अगर फिर रोएं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतने उदास माहौल को देखकर यशवंत नायक ने तुरंत अपने लोहे जैसे कड़े चेहरे से चारों तरफ देखा। यशवंत नायक की ताकत भले ही ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनका रौब बहुत था, इसलिए ये औरतें और बच्चे उनसे बहुत डरते थे। इस वक्त उन्हें गुस्से में देखकर वे डर के मारे रोना बंद कर दिए, लेकिन उनके दिल में सभी समझ रहे थे कि नायक कुल इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गया था। कुलई नगर की मूल पहली ताकत राजवंशी कुल की तुलना में वे अंततः एक कदम पीछे ही थे। अर्जुन नायक ने जब बाकी लोगों को थोड़ा शांत होते देखा तो उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोग ज्यादा मत सोचो। तुम्हें कुलई नगर से बाहर ले जाना सिर्फ इसलिए है ताकि तुम सुरक्षित रहो और हम बिना चिंता के लड़ सकें। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा नायक कुल हार गया है।
जब हम उन पागल और क्रूर दुश्मनों को हरा देंगे तो तुरंत तुम लोगों को ढूंढने आएंगे। इस बार की कार्रवाई पूरी तरह यशवीर, लावण्या और आराधना के आदेश के अनुसार होगी। अगर कोई आदेश नहीं मानेगा और यात्रा को प्रभावित करेगा तो मुझे अर्जुन नायक को दोष मत देना। मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। दूसरे भाई चलो। आदेश देने के बाद अर्जुन नायक ने यशवीर तीनों की तरफ देखा और उन सभी को सिर हिलाकर धीरे से कहा, यशवीर, लावण्या, आराधना, नायक कुल का भविष्य तुम तीनों पर निर्भर है। लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि तुम हमारे नायक कुल के वंशज हो। हमारे नायक कुल की अगली पीढ़ी में एक भी कायर नहीं है। यशवीर ने आंसुओं के साथ सिर हिलाया और कहा, पिताजी, आप चिंता मत करो। मैं अपनी जान देकर भी आपका ये काम पूरा करूंगा। बस आपको मुझे वादा करना होगा कि आप जरूर जिंदा वापस आएंगे। आगे क्या होगा स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।